तो जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का विद्युत पढ़ने वाले हैं और विद्युत में सबसे मस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं यार, प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन यानी रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन, प्रतिरोधों का संयोजन। तो हमारे हिंदी मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन यानी संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा बताइए। और हाँ, एक मिनट, आप अगर देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है और इसमें से आपको दोनों में से एक परीक्षा में जरूर पूछेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन में दो तरह के संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो दो क्रम संयोजन होते हैं, एक क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा होता है पार्श्व क्रम संयोजन। तो अब हम लोग प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ते हैं। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है बच्चों? देखो, प्रतिरोध क्या होते हैं? धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। यानी आपने जो घर में आपके बल्ब भी लगा है ना, वो भी प्रतिरोध ही है। जो बल्बवा लगा है वह भी प्रतिरोध ही है। जो प्रेस करते हो, कपड़वा इस्त्री करते हो, वह भी प्रतिरोध ही है यार। क्या समझ रहे हो प्रतिरोध? सोच रहे हो कोई प्रतिरोध अलग से है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिरोध अलग अलग से नहीं है। जो बल्ब लगाए वो भी प्रतिरोध है, जो मोटर चल रहा है, जो कूलर चल रहा है, वो भी एक प्रकार का प्रतिरोध है यार। तुम्हारी धारा के मार्ग में वो भी रुकावट डाल रहा है, तो इसलिए ये सब भी क्या है? प्रतिरोध है। तो देखो, प्रतिरोधों का संयोजन, तो यहाँ पे बात होती है श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। तो प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, रेजिस्टेंस। अब श्रेणी क्रम संयोजन, अब श्रेणी क्रम संयोजन का एक के बाद एक, श्रेणी क्रम संयोजन मतलब एक के बाद एक। तो श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम क्या होता है? एक के बाद एक। तो यहां पे लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा लिखा हुआ है, लिखते रहो। श्रेणी क्रम में जुड़े पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ये श्रेणी क्रम संयोजन है, एक के बाद एक। तो देखो, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का, यानी प्रतिरोधों के पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। समझ गए? नहीं समझे? समझाते हैं यार, टेंशन तुम लोग ले गए। श्रेणी क्रम में जुड़े, चलो देखो चित्र बना दे तब समझोगे। तो देखो, ये हो गया प्रतिरोध का सिंबल, ये प्रतिरोध का सिंबल है। अब तुम कहोगे सर जी बल्बवा कहाँ नहीं बनाए? अरे यार, बल्बवा जरूरत पड़ेगी तब तो बनाएंगे, ये प्रतिरोध का सिंबल है, बल्ब में प्रतिरोध है। तो ये हो गया पहला प्रतिरोध। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये वाला, दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे। अब ये दूसरा प्रतिरोध बना, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो ये प्रतिरोध मान लो R1, ये मान लो R2। ठीक,
तो एक तीसरा भी प्रतिरोध बढ़ा दो, तीसरा प्रतिरोध बढ़ा दो R3। तो मान लेते हैं कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इस तरह से जो चित्र में दिखाया गया है, जैसे A B C D। देखो श्रेणी क्रम की सबसे अहम बात क्या है, सबसे अहम बात क्या है, जो श्रेणी क्रम की जो है व्यवस्था बताती है कि मतलब श्रेणी क्रम में सबसे बड़ी बात क्या है। ये देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि श्रेणी क्रम में धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, धारा नियत होती है। भैया जब एक रास्ते से जाएंगे, एक ही रास्ते से आगे बढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तार चाहे मोटा बनाओ चाहे तार पतला बनाओ, तो धारा के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे तार पतला है, आगे तार तुम मोटा कर दो, आगे और भी मोटा कर दो, तो धारा अगर मान लो 5 एम्पियर यहाँ से ही बह रही है, तो 5 एम्पियर यहाँ से भी जाएगी। यानी आप एक पतला तार ले लीजिए, उसी में एक मोटा तार जोड़ दीजिए, इसी में एक और मोटा तार जोड़ दीजिए। अब कहिए कि अगर एक में आप 2 एम्पियर भेजेंगे तो दूसर के तरवा में 4 एम्पियर जाएगा, नहीं, 2 एम्पियर आपके पतर को तरवा में जाएगा, उसी में एक मोटा तार भी जोड़ दीजिए, उसमें भी 2 एम्पियर जाएगा, और मोटा जोड़ दीजिए, उसमें भी 2 एम्पियर जाएगा। मतलब मार्ग एक ही है, और जब मार्ग एक ही रहेगा तो वहां धारा बिल्कुल ही नहीं बदलेगी। समझ गए? जब मार्ग एक ही है तो वहां पे धारा नहीं बदलेगी। तो जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में लिखते यहां पे डायरेक्ट लिखते, देखो यहां धारा आई नियत है और विभवांतर नियत नहीं होता है, विभवांतर नियत नहीं होता है। कहते हुए तुम्हारा नियत खराब है, नहीं यार, ये नियत का मतलब होता है फिक्स। यहाँ पे धारा फिक्स है, अगर जितनी एम्पियर की धारा जाएगी उतने इसी प्रतिरोध में जाएगी, उतने इस प्रतिरोध में भी जाएगी। लेकिन विभवांतर नियत नहीं है। क्यों? क्योंकि विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच में होता है, विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच में होता है। 2 बिंदु हम विभवांतर पढ़ाए थे कि 2 बिंदुओं के बीच में यदि आवेश को लाओगे तभी विभवांतर होगा। तो विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच में होता है, तो विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच में होगा। तो यहाँ पे विभवांतर V1, यहाँ पे विभवांतर V2, यहाँ पे विभवांतर V3, V1 V2 V3। तो यहाँ पे ये विभवांतर क्या है? फिक्स है, और सॉरी अलग अलग है। और यहाँ पे जो धारा जा रही है बाबू, धारा आई वो फिक्स है और विभवांतर फिक्स नहीं है। तो मान लेते हैं, इस परिपथ को ऐसे जोड़ लीजिए और बैटरी से जोड़ दीजिए, सेल से, और लगा दीजिए कुंजी बचवा, ये बचवा कुंजी लगाएंगे, और ये हो गई आई कहा समझे नहीं रहो, आई लिखेंगे तो ये हो गया आई। धारा इसकी फिक्स है और विभवांतर इसका फिक्स नहीं है, और है जो बैटरिया लगाए हो, सेला लगाए हो, इसका विभवांतर बी मान लो। और ये जो विभवांतर बी है यही तो 3 भागों में बट रहा है।
V1 V2 V3, तीनों का तुल्य विभवांतर यही है, मतलब यहीं से ये तीनों निकले हुए हैं। ठीक है, मतलब यहीं से ये तीनों निकले हुए हैं। तो यहाँ पे आपका विभवांतर V हो गया और V1 V2 V3, मतलब ये जो तीनों विभवांतर है वो यहीं से निकले हुए हैं, इसी V से। तो यहाँ पे लिखते हैं जैसे तुल्य विभवांतर, तुल्य विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो तुल्य का मतलब क्या होता है? तुल्य का मतलब होता है जैसे एक दीवार है, उस दीवार को 10 लोग मिलकर के गिरा रहे हैं। अब एक इस पे सब व्यक्ति आ गया पूरा मोटा तगड़ा और उस दीवार को अकेले गिरा दिया, तो वह 10 लोगों का तुल्य हो गया। देखो ऐसा तीन विभवांतर यहाँ है, इन तीनों लोगों को मिला करके यही तो सप्लाइया दे रहा है, तो इसलिए तीनों का विभवांतर क्या हो गया? सेम हो गया, क्योंकि सप्लाई वही दे रहा है। तो यहाँ पे तुल्य विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। तो V बराबर ओम का नियम, ओम का नियम पढ़े हो, V बराबर IR, V बराबर IR। तो ओम का नियम क्या है? V बराबर IR, तो V बराबर IR, ये तुल्य धारा है, धारा है। V1 बराबर इस पे क्या होगा? ये तो I जा रहा है, IR1, IR1, IR2 और IR3। तो यहाँ से I आप कॉमन कर लीजिए, I आप कॉमन कर लीजिए, तो ये रहेगा R1, R2 और R3। तो यहाँ पे V बराबर देखो V1, IR1, IR2 और IR3, ये तो मैं डायरेक्ट बता दिया। तो डायरेक्ट को थोड़ा सा हटाते हैं। देखो तुल्य विभवांतर V बराबर होगा, V बराबर IR होगा। तो यहाँ पे R मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब यह हुआ कि इन तीनों प्रतिरोधों का योग के बराबर है, और ये तुल्य विभवांतर, और ये धारा के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह तो सिंपल सी बात होती है। तो अब बाबू हम क्या करेंगे? देखो पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए सुनो, एक मिनट, आप घबराओ मत। तो यहाँ से V बराबर कितने भागों में बट रहा है? 3 भागों में, V1 V2 V3, 3 भागों में बट रहा है। तो इसलिए हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। तो सुनो, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, तो पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर क्या होगा? IR1। दूसरे के लिए V2 बराबर IR2, और तीसरे के लिए बाबू, तीसरे के लिए बोलिए जल्दी बोलिए, V3 बराबर IR3। समीकरण 1 से V बराबर IR, तो V1 के जगह पे IR1, V2 के जगह पे IR2, V3 के जगह पे IR3। तो I आप कॉमन कर लीजिए, R1, R2, R3, I से कैंसल, R बराबर R1, R2, R3। ये हो गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब यहाँ पे बात होगी कि R बराबर R1, R2, R3। अब मान लेते हैं कि हमको N प्रतिरोध है। R क्या है? R है तुल्य प्रतिरोध, EQ मतलब तुल्य प्रतिरोध। R क्या है? तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे परिभाषा क्या बनाएंगे? ध्यान दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ और इसकी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ देखिए, अतः श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का योग तुल्य प्रतिरोध
तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी अतः श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का योग तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। यदि मान लेते हैं कि माना श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध जुड़े हैं, तब क्या हो जाएगा बाबू, तब R बराबर R1 R2 R3 Rn। जैसे देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, जब प्रतिरोध का, सुनो पहले क्वेश्चन की बात छोड़ो, जब प्रतिरोध का मान आपको बढ़ाना हो तो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। जैसे आपको जो है 4 प्रतिरोध बनाने हैं और आपको जरूरत कितने की है, 4 प्रतिरोध की। कितने की जरूरत है, 4 प्रतिरोध की। और आपके पास 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, आपके पास 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और आपको जरूरत क्या है, 4 प्रतिरोध बनाने के लिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जैसे ये R1 बराबर है 2 ओम, चलो मान लेते हैं कि आपको जो है 5 ओम बनाने हैं। तो एक प्रतिरोध आपके पास 2 ओम का है और एक प्रतिरोध आपके पास 3 ओम का है। तो यदि आपको 5 ओम बनाना है तो जैसे R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, तो जब आप 5 ओम बनाएंगे तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2, तो R बराबर हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम, तो R बराबर कितने मिल जाएंगे, 5 ओम। तो जब हमको प्रतिरोध बढ़ाना होगा तो उस कंडीशन में हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। जब हमको प्रतिरोध को कम करना होगा तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। सेकंड लेक्चर के लिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन यानी पार्श्व क्रम संयोजन, उसके बाद हम आपको इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।